सर कोई आदमी है जिसको समझिए कि शुरू करना है इन्वेस्ट करना। ओके, ये सवाल बहुत जगह पे पूछा जाता है कि कैसे करना है। तो सब ये पेशेंस रखना है, रिसर्च करना है, फंडामेंटल है, विच इज़ वेरी नेसेसरी। ये हमको अभी हमने समझ लिया। बट आपके तजुर्बे से या आपके लाइफ टाइम एक्सपीरियंस से ऐसा क्या आपका जो लर्निंग है वो शेयर कर सकते हैं? जो भी कोई ये देख रहा है और वो ये मार्केट में अपना करियर बनाना चाहता है, तो आप उसको क्या सजेस्ट करोगे मतलब एज अ सीनियर पर्सन इन दिस इंडस्ट्री? एज ए इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं, एज ए कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से? एज अ करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, सबसे पहले अभी भी जो फाइनेंशियल मार्केट अगर हम बात करें तो एज ए कैरियर पेनिट्रेशन अभी भी हुआ नहीं है। फॉर एग्जांपल WHO के अगर गाइडलाइंस की बात करें तो 1000 आदमी के ऊपर एक डॉक्टर होना चाहिए। लेकिन अगर हम फाइनेंशियल एक्सपर्ट की बात करें, लेट इट बी, हम एक जेनरिक बात कर रहे हैं, इनका अगर कंपोजिशन देखें तो बहुत कम है। मतलब आज की डेट में भी जो लास्ट डेटा मैंने देखा 3 लाख के ऊपर एक CA है। तो फाइनेंशियल अगर हम बात करें फाइनेंशियल एडवाइजर, तो ये तो है ही नहीं बिल्कुल भी। तो मार्केट बहुत है, क्योंकि अभी भी अगर हम देखें तो हार्डली पूरे पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा 4% भी मार्केट में पेनिट्रेशन नहीं है। तो कुल मिला के आगे स्कोप बहुत है। अब फाइनेंशियल मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी होती है। चाहे हम मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की बात करें, चाहे बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव की बात करें, अकाउंट एग्जीक्यूटिव की बात करें, ट्रेड एग्जीक्यूटिव की बात करें, या रिसर्च एनालिस्ट की बात करें, तो काफ़ी वैल्यू चेन इसके अंदर रहती है। तब जाके एक ट्रेड कंप्लीट होता है। जॉब अपॉर्चुनिटी एक्सचेंजेस में होती है, ब्रोकर्स के इधर होती है, या हम बोलते हैं फाइनेंशियल जो पार्टनर्स होते हैं उनके उधर होती है। प्लस एटलीस्ट एजुकेशन इतनी भी होनी चाहिए कि हम खुद के निवेश करें। तो आई थिंक एज ए कैरियर काफ़ी वास्ट अपॉर्चुनिटी है फाइनेंशियल मार्केट में एज कम्पेयर टू बाकी कोई भी एसेट, अगर बाकी कोई भी हम लोग अगर रूल्स की बात करें। ओके, एज एन इन्वेस्टर जो लोग बहुत ही सेफ रहना चाहते हैं अपने करियर में, जिनको बिल्कुल उनका रिस्क कैपिटल इतना नहीं है बिकॉज उनका करियर कहीं और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड है, ऐसे लोगों के लिए आप इन्वेस्टमेंट के बतौर क्या सजेस्ट करोगे? व्हाट शुड बी द प्लान ऑफ एक्शन इन जनरल? देखिए, ऐसे अगर हम बहुत ही ज़्यादा सिक्योर अगर इन्वेस्टर है कि मुझे कोई रिस्क नहीं लेना है, तो उसको सबसे बड़ा रिस्क है कि वो रिस्क नहीं ले रहा है। बिकॉज आज की डेट में अगर हम देखें तो सबसे बड़ा रिस्क है हमारे लिए इन्फ्लेशन। बोलने के लिए हम बात करें कि 6-7% का एवरेज WPI इन्फ्लेशन है, बट अगर आप एजुकेशन इन्फ्लेशन की बात करें तो इट्स अराउंड 14%। मेडिकल इन्फ्लेशन की बात करें अराउंड 15 to 18% है। एजुकेशन इन्फ्लेशन है, फूड इन्फ्लेशन है। तो कुल मिलाकर अगर आपकी निवेश या आपका जो भी इनकम है, अगर वो डबल डिजिट से ग्रो नहीं कर रहा है, डैट मीन्स कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में जाकर आपको तकलीफ दे सकता है। फॉर एग्जांपल, जो बंदे सन 2000-2005 में जाकर रिटायर हुए हैं और वो टाइम पे फिक्स डिपॉजिट का रेट 9% या 8% हुआ करता था, या 10% हुआ करता था। अब हमने देखा कि FD का रेट कम होते होते 6% हो चुका है, जबकि इन्फ्लेशन कंटिन्यू बढ़ रहा है, जिसकी वजह से उनका जो सेविंग थी वो पूरे के पूरे मार्केट में ख़त्म हो चुके हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको निवेश करना, बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहले के सालों में हम देखते थे हमारे पास निवेश के कोई ज़्यादा बड़े एवेन्यूज़ नहीं हुआ करते थे, PPF है या म्यूचुअल फंड है। लेकिन आज के ज़माने में अगर हम बात करें तो हमारे पास सभी एसेट क्लास में निवेश करने हैं। अगर प्रॉपर्टी में निवेश करना तो फिजिकल प्रॉपर्टी तो है ही है, बट इसके अलावा रिट्स आ चुके हैं जहाँ पे आप डिजिटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड सिल्वर में तो इंडिया हम इन्वेस्ट नहीं करते, हम कंज्यूम करते हैं। बट आज हमारे पास निवेश करने के लिए गोल्ड सोवरियर बॉन्ड आ चुका है, जहाँ पे गोल्ड के भी बेनिफिट है, प्लस 2.5% का इंटरेस्ट भी मिल रहा है। तो ऐसे इवॉल्व होकर प्रोडक्ट आ चुके हैं, ETFs आ चुके हैं, इक्विटी मार्केट में ऑप्शंस है, इंडेक्स फंड है, वेदर फंड्स बने हुए हैं, इंटरनेशनल में भी आप निवेश कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा मुझे लगता है इन्वेस्टर के लिए यही है कि अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हैं तो सबसे बड़ा रिस्क वही है, क्योंकि आज के टाइम में जिस दिन से इन्फ्लेशन मार्केट में गेन कर रहा है, तो यू शुड इन्वेस्ट इन डिफरेंट एवेन्यूज सो दैट यू कैन इजीली बीट द इन्फ्लेशन। इस सवाल है मेरा आपसे, मतलब इट्स थोड़ा सा इससे हटके कि आपको क्या लगता है, आपका पर्सनल राय क्या है इस चीज पे कि फाइनेंशियल लिटरेसी जस्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंट्री कितना इंपॉर्टेंट है और वो कितना कम है फिलहाल? लाइक आई डोंट थिंक कि अगर मैं आज भी रोड पे जाके 10 लोगों से पूछूं कि इन्फ्लेशन एग्जैक्टली कैसे होता है या गोल्ड का भाव किस हिसाब से तय होता है, विच इज हमारे जो डे टू डे लाइफ का ही चीज़ है और हमको पता नहीं है। तो आप जैसे आप इतना इन्फॉर्म्ड हो जस्ट बिकॉज इट्स योर प्रोफेशन,
है ना? तो आपको लगता है फाइनेंशियल लिटरेसी कितना बड़ा रोल प्ले करता है कंट्री के डेवलपमेंट में? जहां हम बोल रहे हैं इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, इंडिया का टाइम आ गया है काइंड ऑफ थिंग, तो फाइनेंशियल लिटरेसी उस पर कितना बड़ा रोल प्ले करता है? और आपको क्या लगता है कि अगर वो ज्यादा से ज्यादा लोगों में आएगी तो कैसे इम्पैक्ट करेगा हमारी सोसाइटी को इन जनरल? देखिए, फाइनेंशियल लिटरेसी लोगों ने ये समझ रखा है कि मैं फाइनेंशियली लिटरेट होऊंगा तो मैं पैसा बनाऊंगा। मैं बोलता हूँ पैसा बनाना तो ये डिफरेंट स्टोरी है। बट अगर पिछले 20 सालों में अगर हम देखेंगे तो जो स्कैम्स हुए हैं या पेनी स्टॉक या कोई भी ऐसे फ्रॉड वाली स्कीम्स आती है, तो सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पे फंसते हैं? जहाँ पे उनकी जानकारी नहीं होती है। अगर हम अपने आप को फाइनेंशियली लिटरेट रखें कि भाई निवेश मैं कर रहा हूँ तो मुझे कितना रिटर्न मिलना चाहिए, उसमें क्या डू डोंट्स है, तो सेबी या रेगुलेटर बार बार में कोशिश यही करती है कि आपको पता होना चाहिए कि कोई अगर आपको लुक्रेटिव रिटर्न्स की झांसा दे रहा है तो एटलीस्ट बैर मिनिमम आपको फाइनेंशियल लिटरेसी उतनी होनी चाहिए कि आप पता कर पाओ कि ये सही है कि गलत है। बिकॉज पिछले 20 सालों में बिलियंस ऑफ रुपी हमने खाली इस फ्रॉड में दिए हैं। तो आप ये सोचिए कि अगर ये फाइनेंशियल लिटरेसी स्कूल लेवल से अगर बच्चों को सिखाया जाए तो एटलीस्ट ऐसे ट्रैप में नहीं आएंगे। तो सबसे पहला है कि जो ट्रैप में हम लोग गए हैं पिछले 20 सालों में उससे बचते तो डेफिनेटली कैपिटल बढ़ता तो इंडिया आज अगर हम देखा जाए तो पूरे ग्लोबल मार्केट में इंडियन जीडीपी काफ़ी स्ट्रांगली मूव कर रही है। तो अब तक तो हम काफ़ी ज़्यादा आगे हो सकते थे। तो मुझे लगता है सबसे पहले जो फाइनेंशियल लिटरेसी ये आपको हेल्प करेगा कि झूठे जो वादे, गारंटेड रिटर्न्स या फिर ऐसे जो स्कैम्स होते हैं इनसे एटलीस्ट आप दूर रह सकते हो एजुकेट होने की वजह से। सेकेंडली, आज की डेट में जो एवेन्यूज़ है, क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं कि ऐसी इन्वेस्टमेंट हम करते हैं जो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं करते। तो एटलीस्ट अगर आप वेल कनेक्टेड रहेंगे फाइनेंशियल मार्केट में तो एटलीस्ट आपको ये पता रहेगा कि एफडी के मुकाबले अगर मैं वही चीज़ म्यूचुअल फंड के बॉन्ड्स में डालता हूँ तो मेरे को बेटर रिटर्न और बेटर सिक्योरिटी मिलती है। या कुछ अल्फा जनरेट करना है तो मुझे गोल्ड में डाइवर्शन करना चाहिए, क्योंकि इक्विटी मार्केट जब भी गिरता है तो गोल्ड एज ए हम बोल सकते हैं एक डाइवर्शन हमको हेल्प करता है। अल्फा जनरेट करना है तो इक्विटी में भी निवेश करना चाहिए, बट कौन सी कंपनी में करना चाहिए। तो ये सब की जानकारी स्कूल डेज से ही हमें थोड़ी बहुत होनी चाहिए कि क्या क्या एवेन्यूज़ होनी चाहिए, कितना पैसा डालना चाहिए, हर एक ही एसेट क्लास में सारे पैसे नहीं डालने चाहिए। रिटर्न ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं 20% 40% की रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है, जबकि हमें खाली बीट क्या करना है, इन्फ्लेशन को बीट करना है। अगर हम इन्फ्लेशन को भी बीट करते रहे तो हम बेहतरीन अच्छे रिटर्न लेंगे। अगर हम बड़े जो इन्वेस्टर गुरुज है इनकी भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे उनका भी यही मानना है कि अगर हम कंपाउंडिंग 10 से 12% का भी रिटर्न कमा रहे हैं तो वी विल मेक अ वेरी गुड कॉर्पस। बट जो मार्केट में अगर एजुकेटेड है तो हम ऐसे कुछ फॉल्स कमिटमेंट जो उनसे बच सकते हैं। अभी जैसे मैं भी स्क्रीन देख पा रहा हूँ आपका, इट्स ऑल ऑफ नंबर्स नंबर्स नंबर्स। तो मुझे बस आपसे पूछना है, या वेरी क्यूरियस अबाउट इट ऑलवेज बीन, कि इतने नंबर्स और इन चीजों से आप घिरे हुए होते तो आपका व्हाट्स योर रिलेशनशिप विद मनी राइट नाउ? आप मनी या करेंसी को कैसे, बहुत लोगों का इमोशन जुड़ा होता है मनी से, राइट? बट इट्स लाइक कि आप वो डॉक्टर जो आप रोज ऑपरेशन करते हो, आपका मनी के साथ रिलेशनशिप कैसा है? देखिए, मनी के साथ रिलेशन डेफिनेटली जो हमने एक पिक्चर भी देखी थी उसमें डॉक्टर का रिलेशन पेशेंट के साथ कैसा होना चाहिए, तो हम बहुत बार सुनते हैं कि बहुत फ्रेंडली होना चाहिए। एक्चुअली फ्रेंडली नहीं होना चाहिए, वैसे ही मनी के साथ भी है। मनी के साथ हमें ये देखना है कि मुझे रिटर्न्स प्रॉपर मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। बहुत बार होता है कि हम देखते हैं कि सर मैंने तो 20 साल पहले निवेश किया था, बहुत अच्छा मल्टीफोल्ड रिटर्न मिले, बट ऐसा स्टोरी हमेशा नहीं सुनाई देती है कि कुछ अच्छे इन्वेस्टमेंट भी होते हैं, कुछ खराब भी होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके साथ जो मनी का रिलेशन होना चाहिए वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होना चाहिए, उसको रिव्यू होना चाहिए बार बार में। बहुत बार हम यहाँ पे ही गलती करते हैं, हम सोचते हैं कि हमने एक स्टॉक ले लिया, 20 साल बाद जाके देखेंगे तो वो आपको कभी भी यील्ड अच्छा नहीं देगा। आपका पहला धर्म बनता है कि जो भी मैं निवेश करूँ उसको एक टाइमली, ऐसा भी नहीं कि रोज जाके रिव्यू करूँ। जैसे हम बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो हमें पता है हमें 6% मिलने वाला है, तो हर 1 महीने बाद, हर 2 दिन बाद, हर हफ्ते बाद हम जाते नहीं हैं, हम सीधा 1 साल बाद जाते हैं, हमें पता है कि 6% मिल चुका है। सिमिलरली जो भी निवेश करते हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आता है रिव्यू, कि एटलीस्ट आप बाय मंथली या क्वार्टरली एक बार रिव्यू कीजिए, सो डैट आपको पता रहे कि मेरे निवेश सही डायरेक्शन में तो जा रहे। सेकेंडली, ज़्यादा बड़ा डाइवर्सिफिकेशन नहीं कीजिए। बहुत बार हम देखते हैं कुछ पोर्टफोलियोज कि सर मैंने तो 50 स्टॉक ले रखा है, मैंने 100 स्टॉक ले रखा है, तो वहाँ पे आपका एक्सेसिव डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाएगा तो आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। उसके लिए जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स है
उनकी सलाह लेना चाहिए। कम अगर हम डाइवर्सिफाई रखें, लिमिटेड रखें, तो उसमें बेटर रिटर्न बन सकते हैं। बट रिव्यू इज मस्ट इम्पॉर्टेंट, और साथ में एक हैंड होल्डिंग फाइनेंशियल आपका एक एडवाइजर होना चाहिए। जैसे डॉक्टर होता है हमारी हेल्थ के लिए, वैसे वेल्थ के लिए एक सेबी रजिस्टर्ड एक फाइनेंशियल एडवाइजर होना बहुत जरूरी है, तो ही आपकी ग्रोथ दिखाई देगी।